Hello everyone, once again welcome on Biology One Shot. Here is your Biology वाली मैम that is अमृता. एंड बच्चों, आप सभी लोगों को मैं अमृता इस चैनल के ऊपर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का पूरा बायोलॉजी कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगी. साथ ही साथ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे हमारी एग्जाम्स नज़दीक आती जाएंगी. तो आज क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है जहां पर कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं. बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि आप लोग आज फॉर द फर्स्ट टाइम इस क्लास में आए हैं, हम लोग चैप्टर को वन शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक खिचड़ी बना के नहीं देना चाहती. माई इंटेंट इज टू टीच यू ऑल एवरीथिंग बहुत अच्छे से इलैबोरेटिव डिटेलिंग के साथ में, जैसे कि आप लोग इस चैप्टर को जब एक बार पढ़े तो ये चैप्टर आपके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बना दे. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी के हर एक लाइन को कवर करने की ट्राई करेंगे. एनसीईआरटी पूरा डिटेलिंग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, एनिमेशंस वेरेवर पॉसिबल. ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करेंगे आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो है 5.1 पोर्शन आज कवर करने वाले हैं, जो कि बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस के इंट्रोडक्शन के साथ में डील करता है. क्या होती है लाइफ प्रोसेसेस, इसके बारे में ये चैप्टर का 5.1 पोर्शन बात करता है. और क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में ही हमारी क्लासेस चलेंगी, जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं. लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि हम लोग बेसिक डिटेलिंग की जब भी बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तब हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि क्लास 10th के लेवल पर हैं काफ़ी बेसिक स्टेटमेंट्स के साथ में. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि आपको अगर कुछ भी लिविंग इमेजिन करना है, मैंने कहा ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इमेजेस की मदद से हेल्प करती हूँ. जैसे कि मैंने कहा बताओ ये गाय मुझे जो दिख रही है, द काउ विच इज विजिबल टू मी ऑन अ स्ट्रीट और इन एनी फार्म, ये कुछ खाती हुई नजर आ रही है. क्या ये एक जिंदा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर ये एक नॉन लिविंग थिंग है? ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे कि मैम ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, हमें देख के ही समझ में आ गया है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एक स्ट्रीट पे या एक ग्राउंड में, गार्डन में, कहीं पर भी एक डॉग आपकी तरफ रन करके आ रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस अगर आप डॉग लवर हैं तो यू विल बी ट्राइंग टू कैच द डॉग, और अगर आप डॉग से डरते हैं तो यू विल बी रनिंग अवे अलोंग विद द डॉग डेफिनेटली. तो ये जो डॉग है, क्या ये डॉग लिविंग ऑर्गेनिज्म है? देन अगेन येस, बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. कैसे बता रहे हैं? बेसिक सेंस से बता रहे हैं. क्यों? दौड़ के आ रहा है, जिंदा ही है ऑब्वियसली. ठीक है, यहाँ पर इस आदमी को हम देख पा रहे हैं, ये आदमी क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है जोर जोर से. ठीक है, तो एक स्क्रीमिंग मैन, एक शाउटिंग मैन जो है, ये भी ऑब्वियसली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है. तो हम इन सबको लिविंग कैसे बता पा रहे हैं? तो आप बोलोगे मैम वी आर एबल टू सेंस सम और द अदर मूवमेंट इन देम. हम कुछ मूवमेंट देख पा रहे हैं इसमें. जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कोई वुडन डेस्क हो गई, वो मूवमेंट नहीं शो करती है, लेकिन ये सब के सब जो है ये मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसीलिए लिविंग है. हमारे माइंड में ऐसा इमेजिनेशन आना बहुत ऑब्वियस है. ठीक है, मान लो कि तुमने जो भी देखा पूरा का पूरा वो तो तुम्हारा मूवमेंट वाला था. बच्चों, मैंने इसकी ट्राई की थी कि एनिमेटेड पोर्शंस लेके आ पाऊँ मैं, बट सैडली हमारे सपोर्ट नहीं हो पा रहा है. बट आई कैन स्टिल ट्राई कि इस वाले इमेज का मैं आपको एनिमेशन दिखाऊं. जस्ट अ सेकेंड. So this one which I am talking about right now, here it is. So we all can see that these are some seedlings, जिससे कि plants उग रहे हैं. ठीक है, आपको शायद दिख नहीं पा रहा और ये जूम भी नहीं होगा, पर ये seedlings है जिससे कि plants उग रहे हैं. तो green plants के रिस्पेक्ट में हम जब ऑर्गेनिजम्स के लिविंग या नॉन लिविंग होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लो कि मैंने कुछ बीज यहाँ पर बोए होते, कुछ सीड्स मैंने यहाँ पर बो दिए होते, तो मैं कैसे मानूंगी कि ये सीड्स जो हैं ये वाइबल हैं, इसमें लाइफ है? क्योंकि इन सीड से कोई ना कोई पौधा निकल आता और वो लीव्स पजेस करता और वो ग्रो भी करता. समय के साथ साथ में हो सकता है कि वो इतना बड़ा हो जाता, शायद से उसमें कुछ फ्लावर्स भी आ जाते.
isn't it? तो हम मान लेते हैं कि अच्छा ये तो कुछ लिविंग है क्योंकि इसके पास में हमें ये कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी लिविंग हो गया। मतलब आप प्लांट्स को क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं आप नॉन लिविंग नहीं बताते हो, क्योंकि आप वहां पर भी एक ग्रोथ को देख पा रहे होते हो, एक मूवमेंट को देख पा रहे होते हो और उसको देख के बोल देते हो कि नहीं नहीं ये भी लिविंग है, ये नॉन लिविंग नहीं है, इसमें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए ये भी लिविंग है, ये भी लाइफ प्रोसेसेस होल्ड करता होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने कहा कि ठीक है ये सब बातें आपको समझ में आई, कोई चीज मूव नहीं कर रही है तो क्या वो डेड है? जैसे कि नॉन लिविंग बेंचेस तो आपको मालूम है कि वो नॉन लिविंग है ही, पर ये डॉग जब अगर ये सो रहा है तभी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो क्या ये नॉन लिविंग हो गया है उस मोमेंट ऑफ टाइम पे? तो हम बोलेंगे नो, ऐसा नहीं है, ये सो रहा है पर ये फिर भी लिविंग है क्योंकि ये ब्रीद इन कर रहा है, ब्रीद आउट कर रहा है, ये सोते समय भी सांस ले रहा है और उसकी सांस के मूवमेंट्स हम लोग सेंस कर पाते हैं, ठीक है। ये सेंसरी भी है। कैसे? मुझे चेक करना है डॉग सो रहा है कि नहीं सो रहा है, बोलूंगी उठेगा एकदम से, क्यों? क्योंकि उसने मेरी आवाज सुनी और मेरी आवाज पर रिस्पॉन्स किया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टेंडेंसी रिस्पॉन्सिवनेस की भी होती है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिक्स हमने बात करी, ये हमें लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने में समवेयर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पर क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मूवमेंट एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? डेफिनेटली है। पर क्या मूवमेंट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही कैरेक्टर है? नॉट लाइक दैट। ट्रेन भी मूव करती है, बस भी मूव करती है, पर ये सब नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा। अब हम आ जाते हैं कुछ और बात करते हैं। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। हम तो जो बड़े बड़े मूवमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे थे, उन मूवमेंट्स को सबको हम देख पा रहे थे। यहाँ पर इस मूवमेंट को क्या हम देख पा रहे हैं? तो मैं बोलूँगी यार ये वाली मूवमेंट जो है ये मुझे विजिबल नहीं हो सकती। क्यों विजिबल नहीं हो सकती? क्योंकि जो ये मूवमेंट है ना, ये बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही है। देखो यहाँ पर आपको ये दिखेगा। तो इस मूवमेंट में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स, बारीक बारीक मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। कोई मॉलिक्यूल घूम रहा है, कोई किसी से जुड़ रहा है, कोई किसी से डिसोसिएट हो रहा है। मॉलिक्यूलर लेवल पर हर एक बॉडी में जितने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं उसमें कोई ना कोई मूवमेंट चलती रहती है, और उन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के कारण ही हमारी बॉडी में इतने सारे रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, खाने को ब्रेक डाउन करेंगे मेरे एंजाइम्स, वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। और ये मेरे ब्रोकन डाउन फूड प्रोडक्ट्स ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। ब्लड स्ट्रीम से सेल्स में जाएंगे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। सेल्स में जाके यूटिलाइज हो जाएंगे, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो कितने सारे हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। दैट मीन्स सारे के सारे मूवमेंट हमें विजिबल होंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होंगे हमारी बॉडी में जो कि हमें विजिबल नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर हैपनिंग एंड दे आर समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लाइफ, ठीक है। तो आई होप दैट दिस मच स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को बताया है ये आपको समझ में आया है। तो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्या आन पड़ी ये जानते हैं। तो अगर मैं आप सबसे बोलती हूँ कि हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, तो हम बोलेंगे कि हम जनरलाइज्ड स्टेटमेंट में अगर हमारी खुद की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से कंबाइन होके टिश्यूज बने, टिश्यूज से कंबाइन होके ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स से कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बने, और ऐसे करके हम एक ऑर्गेनिज्म हैं। तो क्या हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ डैमेज नहीं होता होगा? डेफिनेटली होता होगा। जैसे मैंने खाना खाया तो स्टमक की म्यूकोसा डैमेज होती होगी अंदर, और वो स्टमक की इनर मोस्ट लेयर जो है उसमें डैमेज है तो उसको ठीक भी करती होगी बॉडी। आपको बाहरी स्किन पे चोट लग गई, आज लगी है, क्या 5 साल बाद भी आपको वहां पर चोट लगी हुई रहेगी? नहीं, इंस्टेंट आपकी बॉडी क्या करेगी, उसे 5-10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में पैक करने की ट्राई करेगी, एंड उसको कम से कम 15 दिन या 20 दिन में हील करने की ट्राई करेगी, क्योंकि बॉडी रिपेयर मांगती है। ये सब रिपेरेटिव एक्टिविटी, इसके लिए मूवमेंट जरूरी है। अगर हमारे सेल्स, हमारे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे होते तो ये रिपेयर एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। तो रिपेरेटिव एक्टिविटी के लिए, मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए हमारे पास में कई सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स
हो रहे हैं बॉडी में, जो कि विजिबल नहीं भी हैं, लेकिन दे आर स्टिल हैपनिंग एंड दे आर गिविंग दैट विजिबल रिजल्ट्स टू अस। ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, वो विजिबल नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो डेफिनेटली विजिबल है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि इतनी बेसिक सी बातें समझ में आ गई है, तो लेट्स सी के हमारी क्या क्या मेंटेनेंस होती है, क्या क्या प्रोसेसेस मेंटेनेंस करती हैं मिलकर, बॉडी को कौन चला रहा है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस बॉडी को चला रही है। तो अगर मैंने कहा कि एक प्रोसेस हमारी ऐसी जो कि बॉडी को चला रही है, तो मैं गलत बोल रही हूँ। क्यों? कि एक प्रोसेस से बॉडी नहीं चल रही है, बॉडी को चलाने के लिए कई सारी प्रोसेसेस क्यूमुलेटिवली फंक्शन कर रही है, साथ में मिलके काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, इन्हीं को हम लोग कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो मेंटेनेंस प्रोसेस is equals to, we can say, life processes. ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो मेंटेनेंस प्रोसेस हैं बॉडी के, उसी को हम लोग मिलकर लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और ये लाइफ प्रोसेस क्या आप लोगों को सिर्फ आप जब जाग रहे होते हो तब काम करती है, या आप जब सो रहे होते हो तब भी काम करती है? तो हम बोलेंगे हम जागे हुए हैं तब भी काम करेगी, हम सोए हुए हैं तब भी काम करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ चलते फिरते समय एनर्जी नहीं चाहिए होती है, बल्कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी की डिमांड होती है एनर्जी की। क्यों? उसी समय पे मैक्सिमम रिपेरेटिव एक्टिविटीज बॉडी परफॉर्म करती है। जब आप रेस्ट में जाते हैं तब आपकी बॉडी को हील करने का काम, रिनोवेट करने का काम करती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप फिर से फ्रेश खड़े हो जाएं, एकदम नई सुबह है, बॉडी में भी कई सारे चेंजेस हो गए हैं, इंटरनली जो डैमेजेस थे उनको हील करने की ट्राई की है उसने। So, energy is not only needed when you are awake, instead it is needed when you are sleeping also. ठीक है, तो ये एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये एनर्जी हमारे पास में आती कहाँ से है? तो अब हम बात करेंगे कुछ 2 या 3 पैटर्न्स में। पहली बात तो अपन ये करते हैं बच्चों कि मान लो मैं बोल रही हूँ कि एनर्जी, तो एनर्जी जो है हम लोग अभी डिटेल में जब पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में, तो हम लोग बोलेंगे कि हम ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग जैसे फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो फूड जो होता है वो हमें बाहर से मिलता है, प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एनिमल्स उन पे मतलब एक तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, और ह्यूमन बीइंग या तो प्लांट पे या तो किसी और एनिमल पे डिपेंड होता है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, मतलब प्लांट को भी एनर्जी चाहिए। न्यूट्रिशन के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकता, ना ही प्लांट्स, ना ही एनिमल्स, ना ही एनिमल लाइक ह्यूमन। ठीक है, कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता बिना न्यूट्रिशन के। तो न्यूट्रिशन इज मस्ट टू ऑब्टेन द एनर्जी। ठीक है, वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम? एनर्जी आई कहाँ से है हमारे पास में? सो एनर्जी इट कम्स फ्रॉम न्यूट्रिशन, डेफिनेटली न्यूट्रिशन से आई है। और न्यूट्रिशन कहाँ से आए? तो न्यूट्रिशन कैन कम फ्रॉम इधर प्लांट और एनिमल। ठीक है, बट द थिंग इज दैट न्यूट्रिशन मतलब कि फूड जो है, ग्लूकोज मान लेते हैं अपन, these must be made up of some of the atoms और molecules combined together to form the food। ठीक है, तो जब भी फूड की बात करते हैं अपन, तो फूड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कार्बन रिच कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे कि तुमने फैटी एसिड्स खाए कोई, तो उसमें भी आपको कार्बन दिखेगा बहुत सारा, देख पा रहे हैं आप लोग। अगर आप बोल रहे हैं कि आपका जो डीएनए है उसके अंदर शुगर राइबोज नाम की लगती है, उसमें भी आप देखेंगे कार्बन चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे ग्लूकोज, इसमें भी कार्बन चाहिए। आप देखेंगे अमीनो एसिड, इसमें भी कार्बन चाहिए। कार्बन तो प्रोटीन में भी है, कार्बन कार्बोहाइड्रेट में भी है, कार्बन हमारे लिपिड्स में भी है, कार्बन हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में भी है। कार्बन के बिना पॉसिबल ही नहीं कि खाना हो। ठीक है, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एनर्जी नहीं देते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें एनर्जी देते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कार्बन डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स ही मेजरली हमारे फूड होते हैं। प्लांट्स भी जब खाना बनाते हैं बच्चों, तब प्लांट्स खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज करके, जैसे कि CO2 हो गया, H2O हो गया,
और इनसे मिलाकर वो बनाते हैं हमारा ग्लूकोज, जो कि C6H12O6 कहलाता है। ये ग्लूकोज को ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज कर लेता है एज न्यूट्रिटिव सोर्स। पर सिर्फ ग्लूकोज ही न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं है, जैसे कि फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब भी न्यूट्रिशन के सोर्सेज हमारे लिए होते हैं। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम न्यूट्रिशन, ठीक है। एनर्जी हमारे पास आएगी कहाँ से? न्यूट्रिशन से आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में। जब हम बात करें तो हम ह्यूमन की क्यों बात करें डायरेक्टली, हम लोग किसी और ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा हो गया। तो आप अमीबा को देखेंगे, अमीबा भी खाना खाता है। खाना खा रहा है, कैसे खा रहा है? तो मैं बोलूँगी फूड अमीबा के कांटेक्ट में जो आएगा, अमीबा उसको ट्रैप कर लेगा, सूडोपोडियास एक्सटेंड करके फूड वैक्यूल बना देगा, उसे डाइजेस्ट करेगा फूड को अंदर अंदर, उसको यूज़ कर लेगा, और जो काम का नहीं है उसे बाहर फेंक देगा। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए ये सारी प्रोसेसेस कितनी ज़्यादा सिंपल है ना, कि उसको अकेले को ही सब कर लेना है। खाना खा भी लिया, खाना उसने बाहर भी फेंक दिया जो काम का नहीं था, उसने यूज़ भी कर लिया। ये सबको ब्रेक डाउन करने के लिए जो रेस्पिरेशन के लिए O2 की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी उसने अपने सेल सरफेस से ही O2 ले लिया होगा अंदर और CO2 बाहर कर दिया होगा। जो उसका वाटर में प्रेजेंट वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है अमोनिया वगैरह, वो भी उसने डिफ्यूजन से ही बाहर कर दिया होगा, ठीक है। तो आप ये देखो, एक सिंगल सेल के पास में फूड जो आया उसको ब्रेक डाउन कर इंटरनली यूज किया, खत्म, इजी। पर ह्यूमन बीइंग जैसी बॉडी की बात करें तो क्या हमारे पास एक सिंगल सेल है? नहीं, हमारे पास में कितने सेल्स हैं? 10⁻28 जितने ऑक्टिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ऑक्टिलियंस ऑफ सेल्स, इतने सारे सेल्स को हम लोगों को खाना पहुंचाना है, तो क्या डिफ्यूजन से हो सकता है कभी भी? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये अचीव करने के लिए हमारी बॉडी में सिस्टम्स होने चाहिए, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, खाने को लेने के लिए, पचाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। ये सबके लिए सिस्टम्स होने चाहिए, क्योंकि एक सिंगल सेल को सर्व नहीं करना है बल्कि ऑक्टिलियंस ऑफ सेल्स को सर्व करना है, एंड देयरफॉर द सिस्टम्स मस्ट बी नीडेड, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इट्स वेरी इजी फॉर देम, बट देन कम्स about the different organisms which are multicellular, they must be having some or the other systems। अच्छा, अब मैंने बोला मैंने खाना खाया, तो आज मैंने खाने के अंदर बहुत सारे पीनट्स खा लिए, तो पीनट्स में बहुत सारे फैट भी होता है, ठीक है, प्रोटीन भी होते हैं। फिर मैंने राइस खा लिया, फिर मैंने खा लिया कॉर्न, ठीक है, स्वीट कॉर्न मिल रहा था मुझे मॉल में, मैंने खा लिया, ठीक है, पिज़्ज़ा खा लिया, सैलड खा लिया, मैंने ये सब खा लिया, एक ग्लास मिल्क भी पी लिया, आमंड्स भी खा लिया, ठीक है। बोलोगे मैम पेट है कचरेदान, ठीक है, पर एक्चुअली में ये सब हम लोग जनरली खा रहे हैं। अब हमारी बॉडी क्या बोलेगी? मजाक समझ रखा है, किसी दिन कार्बोहाइड्रेट भेज देती है, किसी दिन प्रोटीन भेज देती है। हमको तो काम करने के लिए एक सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी नहीं बोल रही, ओरिजिनली ये पूरे अर्थ पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं सभी बोल रहे हैं कि वी नीड a single form of energy to work. That single form of energy is basically none other than ATP। हमारी एनर्जी स्टोर होती है ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसे अपन, क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सब आपको NSEJS, NSEB और ओलंपियाड्स जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड है सबको क्रैक करने में भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ में इफ़ यू आर नीट एस्पिरेंट तो आपको नीट को क्रैक करने में भी ये इजीली हेल्प करेगा, बिकॉज हम बहुत इलेबोरेटिवली और अच्छे तरीके से पढ़ने वाले चीज़ों को। तो देखो फूड इनटेक हुआ, फूड इनटेक में आपने प्रोटीन खाया, चाहे कार्ब खाया, चाहे ट्राइग्लिसराइड्स मतलब कि फैट खाया, कुछ भी खाया, प्रोटीन से अमीनो एसिड बना, कार्ब से ग्लूकोज बना, ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसरॉल फैटी एसिड बना, ये सब बना। फाइनली आप क्या देख पा रहे हैं कि इन सबसे जब एनर्जी बन रही है तो एनर्जी विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP। इन सब के बाद में भी जो भी एनर्जी हम बना पा रहे हैं इनसे हेल्प से, वो ATP के फॉर्म में ही बनेगी। ATP विल बी वर्किंग एज ए यूनिवर्सल, वी कैन से फॉर्म और करेंसी ऑफ एनर्जी फॉर अ लिविंग सेल, ठीक है। तो होपफुली दिस मैच इज क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स हियर। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, मुझे वायबिलिटी चाहिए, जिंदा ऑर्गेनिज्म चाहिए।
सबसे पहले तो उसको क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। न्यूट्रिशन मतलब फूड आ गया उसके पास में, ठीक है। अच्छा, फूड मान लेते हैं कि ग्लूकोज के फॉर्म में आया, ठीक है बच्चों, लेट्स इमेजिन कि ग्लूकोज के फॉर्म में आया, ठीक है। अब जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को मेरे सेल के पास में जाना है और वहां जाकर इसको एटीपी बनाना है। अभी हमने देखा ना कि हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जाएगा हमारे सेल के पास में और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एटीपी का। पर कैसे, नहीं हो पाएगा बोलता है, क्यों? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है एटीपी बनाने के लिए, तभी उधर O2 चाहिए। तो यहाँ पर इस सेल को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, O2 की है, ताकि ये इसको ब्रेक डाउन करके क्या बना सके, एटीपी बना सके, माइटोकॉन्ड्रिया में बनाएगा, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना, यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोसेस आएगी वो होगी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये फूड को लेके आएगी सेल तक। O2 भी चाहिए हमारे सेल को, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोसेस काम कर रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, जो कि इन्वॉल्व करती है ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एटीपी। दिस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में टेकिंग ऑफ O2 होता है और एक्सहेल ऑफ CO2 होता है, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज नॉट इक्वल टू रेस्पिरेशन, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हुआ न्यूट्रिशन हो गया, ये भी एक लाइफ प्रोसेस थी, रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइफ प्रोसेस हो गई। जब मेरे सेल के अंदर एटीपी फॉर्म हो रहा था ना बच्चों, तब उस मोमेंट ऑफ टाइम पर एक चीज़ ऐसी हुई कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ टू फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP वॉज लिबरेटेड, तब इस समय पर लिबरेशन हुआ CO2 का भी, ठीक है। तब लिबरेशन हुआ CO2 का भी। ये CO2 को मैं संभाल के नहीं रख सकती हूँ बॉडी में, क्योंकि अगर मैंने इसे संभाल के रख लिया तो बड़ी पंगा हो जाने वाला है। तो CO2 आई डोंट वांट दिस, आई वांट टू एक्सक्रीट दिस। तो इसके लिए भी मेरे पास में एक सिस्टम होना चाहिए जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी से इस CO2 को उठा के बाहर फेंक सके, ठीक है। तो दैट विल बी डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग ही ये काम करेगा CO2 को बाहर भेजने का। लेकिन क्योंकि CO2 एक रिएक्शन में बना हुआ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, इसे हम एक्सक्रीटरी वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारे पास में प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हमने ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की बात करी, अगर मैंने बोला होता कि अमीनो एसिड्स है मेरे पास में कुछ, और अमीनो एसिड्स को ब्रेकडाउन कर दिया मैंने, तो अमीनो एसिड्स के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से बच्चों बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि यूरिया के फॉर्म में बनता है, हमारी बॉडी में लिवर में फॉर्म होता है। इसको भी मुझे बाहर करना है, ठीक है। तो इसको भी बाहर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो अभी तक की इतनी सारी बातों में हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास में क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस सामने आ रही हैं। न्यूट्रिशन आ रहा है, रेस्पिरेशन आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन आ रहा है, एक्सक्रीशन आ रहा है। ये 4 लाइफ प्रोसेस हम लोग डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वी विल बी स्टडिंग एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। अब हमने क्योंकि बात की थी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन ये सब सेम ही सेल कर लेता है, एक्सक्रीशन भी सब कुछ। लेकिन एक मल्टी सेलर ह्यूमन बॉडी की जब अपन बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही है। हमारे पास में स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे, हमारे पास में स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है, और हमारे पास में स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होने वाला है। सो वी विल बी हैविंग अ वेरी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, we will be having a very specialized digestive system, we will be having a very specialized circulatory system. All these things will be very specialized in the case of human body, okay. So I hope this much is very clear now. तो ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से, तो अब हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं
जो जो लाइफ प्रोसेसेस की हमने बात करी है आज के पूरे क्लास में वो क्या क्या थी, ठीक है। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो ये जो आंटी आपको दिख रही है इनका नाम है मिसेस ग्रेन। इस निमोनिक के हेल्प से आप लोग को हमेशा याद रहेगा कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती है। आर से हमारे पास में आती है रेस्पिरेशन, ठीक है। एस से हमारे पास में आती है सेंसेशन या सेंसरी फंक्शंस। जी से आता है ग्रोथ। आर से आता है रिप्रोडक्शन। ई से आता है एक्सक्रीशन और एन से आता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मिसेस ग्रेन से आपको सारी लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रही है, ये सब मालूम पड़ता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 5.2 जिसके अंदर आप लोगों को न्यूट्रिशन की प्रोसेस बताई गई है डिटेल में। 5.2 में प्लांट और एनिमल के दोनों के न्यूट्रिशंस डिस्क्राइब किए गए हैं, तो उन दोनों को सेपरेटली पढ़ा जाएगा। एक क्लास में हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, एक क्लास में हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर ओनली बच्चों। आई होप कि ये समझ में आया होगा अच्छे से। एंड इस क्लास को देखने के बाद में प्लीज डू टेल इन द कमेंट सेक्शन whether you are liking these kind of sessions or not, और वन शॉट रिविजन सीरीज जो आपकी हर एक क्लास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग्स में दी हुई है, एनसीईआरटी के पेजेस के अकॉर्डिंग्स में दी हुई है, क्या ये अच्छा है या नहीं? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय एवरीवन।